हेलो क्लास, वेलकम। कल हमने फेडरलिज्म के बारे में कुछ चीज़ें जानी कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म बेसिकली होता है पावर शेयर करना, किसी एक के पास पावर ना रहना, पावर का शेयर हो जाना इज फेडरलिज्म। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फेडरेशन होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो होती है जिसमें कि अपनी मर्जी से राज्य पास में आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वो होती है जिसमें कि पहले देश बनता है और फिर उस देश में अलग अलग यूनिट्स बनाई जाती हैं जिनके बीच पावर शेयर कर दी जाती है। ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर, तो इस तरह से हमें पता चला कि जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर है, वो होल्डिंग टुगेदर कंट्री है। अब एक फेडरल कंट्री के फीचर क्या क्या होते हैं। कोई भी अगर फेडरल कंट्री है, हम किसी कंट्री को कैसे बोल दें कि वो फेडरल है या वो यूनिटरी है, कैसे? तो वो हमें उसके फीचर निकालने हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है। तो we have earlier seen how small country like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religion and region? What are the power sharing arrangement in our country? देखो, हमने पहले ही एग्जाम्पल से, जो पहला चैप्टर है उससे हम देख चुके हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम में कितनी लड़ाई हुई, कि कैसे मतलब जबकि उनके पास तो इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं थी, फिर भी उनके देशों में इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी। और इंडिया तो सोचो, इंडिया में कहाँ हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हर किसी की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, अपना अलग अलग कल्चर है, सारी चीज़ें अपनी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंट्री को इकट्ठा बांध के रखना कैसे पॉसिबल है, हमने कैसे किया हुआ है? Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. जो हमारा इंडिया है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ डिवाइड भी हुआ था। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस several princely states became part of the country. The constitution declared India as union of state. देखो अब क्या होता है कि उस टाइम हमारे देश में पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन की वजह से जो नेता थे उन्हें बड़ा बुरा लगा और वो डर भी गए थे इस बात से कि जैसे कि पाकिस्तान अलग हो गया है, वैसे ही और जो देश के स्टेट्स हैं वो भी अलग होने की मांग करेंगे, वो भी बोलेंगे कि हमें अलग होना है, हमें अलग होना है। तो इस सिचुएशन को रोका कैसे जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया को एक यूनियन घोषित कर देते हैं। मान लो अगर वो शुरू से ये बोल देते कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास इक्वल पावर है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट तो कभी भी अपनी मर्जी से देश छोड़ के जा सकती थी, अलग से अपना देश बना सकती थी, कभी भी कुछ ऐसा कर सकती थी अगर उसके पास भी उतनी ही पावर होती जितनी सेंटर के पास पावर है। बट हमने जानबूझ के ऐसा किया कि हमने कहा कि नहीं, इंडिया को हम यूनियन रखेंगे, कि इंडिया एक यूनियन है जिसमें कि यूनियन का मतलब क्या, कि जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम देश में पार्टीशन हुआ था और पार्टीशन की वजह से देश सदमे में था और हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से एक बंटवारा हो, दोबारा से कोई बंटवारा हो, ये चीज हम नहीं चाहते थे, है ना। फिर लेकिन इतने बड़े देश को यूनिटरी भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि इतना बड़ा जो देश है उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो उन डाइवर्सिटीज को एक साथ मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता ना कि सिर्फ आप थोप दो सबके ऊपर कि यही कल्चर तुम्हें मानना है, यही तुम्हें मानना है, ऐसा करना है, नहीं हो सकता। हमें सबकी जो लोकल नीड्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो कोई बैठा होगा उसको तो ध्यान भी नहीं होगा कि फिशिंग कम्युनिटी भी होती है कोई, कि जो फिशरमैन होते हैं या उन्हें उन्हें फिशरीज की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है ऐसा है। लेकिन कोस्टल एरिया वाले लोगों के लिए तो ये जीवन है क्योंकि उनकी पूरी लाइफ तो फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो इस तरह से लोकल नीड्स जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है। और अपनी कंट्री तो बहुत बड़ी है, इसलिए let us go back to 7 features of federalism mentioned above. We can see all these features apply to provision of Indian Constitution. अब हमने फेडरेशन के कुछ रूल्स देखे थे कि क्या क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो ये बताया था हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि उसमें ये बताया था कि जो सेंटर होता है और स्टेट, उनके पास अलग अलग पावर होनी चाहिए, मतलब उनके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर होनी चाहिए और
कोई एक दूसरे की पावर में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई एक दूसरे की पावर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था। दूसरा हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, है ना। फिर क्या कि जो टैक्सेस हैं वो अलग अलग होने चाहिए, दोनों के पास टैक्स करने का कुछ होना चाहिए। इस तरह से हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, है ना। तो ये सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। मतलब बोलने के लिए हमने अपने आप को यूनियन डिक्लेयर किया हुआ है कि वी आर ए यूनियन, ताकि कोई और हमसे टूट के ना जाए, लेकिन फीचर वाइज, अंदर से फीचर वाइज हम फेडरेशन है, हम फेडरल है। अब जो the constitution clearly provide a threefold distribution of legislative power between the union government and state government। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि स्टेट कौन से मैटर्स पे लॉ बना सकता है और यूनियन कौन से मैटर्स पे लॉ बना सकता है। एंड इन दोनों में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यूनियन का लॉ बनाना है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा, या अगर स्टेट का लॉ बनाना है तो यूनियन उसमें इंटरफेयर करेगा, ऐसा नहीं है। जो मैटर यूनियन लिस्ट में है, जो भी मैटर यूनियन लिस्ट में है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही रूल बनाएगी, ठीक है। और जो मैटर स्टेट लिस्ट में है उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही रूल बनाएगी, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट में होता क्या है? यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस such as defense of the country, foreign affair, banking, communication and currency। इसमें यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं? डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। अब ऐसा क्यों है कि हमने इन मैटर्स पे यही वाली मतलब यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर्स जो डाले गए हैं वो ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। मान लो अब हर स्टेट अपनी अपनी करेंसी छाप के बैठ जाए तो फिर कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें ट्रेड करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर मान लो हर स्टेट को बोल दिया कि आप अपनी अपनी आर्मी बना लो, अपनी अपनी आर्मी बना लो, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कितना गलत हो जाएगा, कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरे देश की जिम्मेदारी, जो कुछ चीजें जो पूरे देश की हैं, जैसे कि सिक्योरिटी वो पूरे देश की है तो वो सेंटर करेगा, जैसे कि करेंसी वो पूरे देश की है तो वो सेंटर करेगा। ऐसे जो चीजें कॉमन है वो सेंटर करेगा, जो चीजें बिल्कुल कॉमन है वो सेंटर करेगा। मान लो ऐसा बोले कि फॉरेन अफेयर की बिहार भी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, आंध्र प्रदेश भी, ये भी वो भी, हर कोई अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। हमें इंडिया एज अ यूनाइटेड कंट्री दिखाना है, तो इंडिया एज यूनाइटेड कंट्री सबके सामने आना चाहिए ना। तो फॉरेन अफेयर भी जो होंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक स्टेट बोले कि भाई हाँ तुम यहाँ से यहाँ पे डैम बना लो और दूसरा स्टेट बोले नहीं हम तो नहीं बनने देंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश का एक स्टैंड होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे देश का एक ही स्टैंड होना चाहिए, तो वो मुद्दे कहलाते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे। नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे, जैसे आर्मी है वो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज है, तो इनके ऊपर जो रूल है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। फिर स्टेट लिस्ट होती है, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं कंटेन द मैटर ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस सच एज, जो लोकली इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ऐसी चीजें जो लोकली हर एक जगह पे वेरी करते हैं, उन चीजों को, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, कहीं पे कॉटन की खेती होती है किसी राज्य में बाजरे की खेती होती है, किसी के में चावल, किसी के में ऐसे, मतलब अलग अलग एग्रीकल्चर को लेके भी। तो कई जगह बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं एग्रीकल्चर की, तो वो ज्यादा लैंड टैक्स पे करते हैं। कोई जगह हैं, कोई स्टेट हैं जो बिल्कुल कम लैंड टैक्स लेते हैं, है ना। तो ऐसे ये चीजें वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि मान लो अगर आपके राज्य में अमीर लोग ज्यादा रहते हैं, अमीर पीजेंट्स हैं, अमीर किसान हैं, तो आप क्या करोगे? आप एग्रीकल्चर का टैक्स बढ़ा दोगे क्योंकि अमीर किसान है। लेकिन वहीं अगर आपके राज्य में गरीब किसान ज्यादा रहते हैं
तो आप टैक्स कम रखोगे, है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट कि कौन सी जगह में है और कौन सी में नहीं है। तो इसलिए ये रूल्स जो होते हैं ये स्टेट्स खुद बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। फॉरेस्ट, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अब क्या होता है, एक लिस्ट होती है, एक तो यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट हो गई, तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे चीजें होती हैं जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें दोनों के दो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, वो अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE भी है और हरियाणा बोर्ड भी है ना, कि तो फिर आपका जिससे मन चाहे आप उससे एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो इस तरह से कुछ चीजें जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, या फिर फॉरेस्ट का मैटर है, ठीक है, ये सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकती है। इन दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है। लेकिन इन केस अगर लड़ाई हो जाती है स्टेट और यूनियन के बीच कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा, अगर उनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं, तो जो यूनियन ने लॉ बनाया होगा, मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा, उसी को मानेंगे हम, उसी को ही मानेंगे, वो ही जीतेगा। What about the subject that do not fall in any of the three list? देखो, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी जितनी आज एडवांस है ऑब्वियसली उतनी एडवांस थी नहीं, तो बहुत सारी चीज जो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी इस टाइम करती हैं। जैसे कि इस टाइम मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ये फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड इतनी सारी चीजें जो अब आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब आ गई हैं जो पहले नहीं थी, राइट। तो जो चीज, तो नई चीजें ऐड होती रहती है, तो हमें बताएगा कौन कि ये कौन सी लिस्ट में जाएगा, ये चीज कौन सी लिस्ट में जाएगी, कि ये स्टेट लिस्ट में जाएगी, सेंट्रल लिस्ट में जाएगी, कॉन्करेंट में जाएगी, किस में जाएगी, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट कि कौन सी लिस्ट में जाएगा। अगर बाय चांस लिस्ट में लिखा नहीं हुआ किसी एक चीज, मान लो इंटरनेट के बारे में कोई सी भी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि इंटरनेट कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि हम एक अलग लिस्ट बना देते हैं जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। रेसिडुअरी लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो मैटर कोई भी लिस्ट में नहीं डाला जा सकता, जिसमें अगर कोई मैटर को किसी भी लिस्ट में नहीं डाल सकते, वो इतना अलग है, काफी अलग मैटर है जिसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो उसको हम रेसिडुअरी की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये भी कौन डालता है, सुप्रीम कोर्ट डालता है, ठीक है। और रेसिडुअरी के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार भी सिर्फ पार्लियामेंट को होता है। तो और द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, according to our constitution union government has power to legislate on this residuary subject। जैसे कि जिस टाइम ये बना था, क्या बोलते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे ये कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी कोई चीजें नहीं थी, कंप्यूटर वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे अगर वो नहीं था तो किसी भी लिस्ट में इसका मेंशन नहीं होगा। अब कौन सी लिस्ट में ये सामान आएगा या नहीं आएगा, वो तो पहली बात तो बताएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। अगर इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में उसको नहीं डाला जा सकता तो उसको रेसिडुअरी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो सिंपल ये है, जो चीजें किसी भी लिस्ट में नहीं डल सकती, जो चीजें किसी भी लिस्ट में नहीं डल सकती, उनको हम सीधा सीधा रेसिडुअरी लिस्ट में डाल देते हैं। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। जो holding together वाली governments होती हैं, वो जो constituent units है, जैसे इंडिया की एक यूनियन गवर्नमेंट है और उसकी constituent unit जो है वो क्या हुए, स्टेट्स, तो वो स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कुछ कंट्रोल स्टेट्स के ऊपर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ कंट्रोल स्टेट्स के ऊपर नहीं रखेंगे तो स्टेट अपनी मर्जी से
टूट के यहाँ वहाँ चले जाएंगे, अपना अलग राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, अपना अलग देश बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कुछ पावर सेंटर के पास ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल पावर इसलिए नहीं मिलती। दस ऑल द स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेटस। अच्छा, अब ऐसा भी है, देखो हर जो जैसे बोलते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर है ना, बोलते हैं ना नॉर्मली, आपने सुना भी होगा कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इसी तरह हर स्टेट की नीड एक जैसी नहीं होती। जो हमारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की नीड एक जैसी नहीं होती। तो हमारे कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो कुछ ऐसे स्टेट है जिनके इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिनके इशू काफी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनकी जनता इलिटरेट है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और इंडिया के अंदर उनका इंटीग्रेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो ऐसी जगहों को संभालने के लिए स्पेशल पावर की जरूरत पड़ती है कि अगर वहाँ पे मतलब हमें हो सकता है आर्मी डिप्लॉय करनी पड़े या कुछ करना पड़े, है ना, तो स्पेशल पावर की जरूरत होती है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन जगहों को हम स्पेशल छूट दे दें कि भाई तुम लोग थोड़ा पीछे हो, इसलिए ये छूट दे दी गई है तुम्हें, है ना। तो इस तरह से कुछ स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह हैं, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके सोशल सर्कमस्टांसेस, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस इतने अलग थे पूरे देश से कि उन्हें स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत पड़ी। The special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land and right of indigenous people. Normally जो ये special status मिलता है, ये वहाँ के लोगों के लिए लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि इंडिया में हर किसी को ये आज़ादी है कि वो कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी ना, राइट। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा अपने लैंड को लेके, अपनी डेमोग्राफी को लेके, अपने लैंड को लेके सेंसिटिव हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके लैंड के ऊपर बाहर के लोग आके कब्जा करें, ठीक है, बाहर के लोग आके कब्जा करें। तो इसलिए उन्हें स्पेशल छूट दी हुई है कि भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ कोई बाहर का इंसान वो नहीं खरीदेगा, लैंड नहीं खरीदेगा। जैसे पहाड़ों में भी होता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, इन सब में भी ये लॉ है ना कि जो बाहर के रेसिडेंट है वो हिमाचल प्रदेश या ऐसी जम्मू कश्मीर टाइप जगहों पर लैंड नहीं ले सकते, लैंड नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं ताकि वहाँ जो लोग हैं वो उनके इश्यू जितने सेंसिटिव है, जो भी है, वो उसको अच्छे से डील कर पाए। उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, देश कि भाई इस जैसे हरियाणा के लोगों को हरियाणा में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे कि अच्छा सबसे पहले जो सीटें हैं, अगर मान लो कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें कि जो सबसे पहले सीटें हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी हरियाणवी लोगों को जो हरियाणा के डोमिसाइल है। इसी तरह से हर जगह पे भी ऐसा किया जा सकता है, किया हुआ है कि स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देते हैं कि हमारे ही स्टेट से बिलोंग करता है तो इसको पहले सीट देंगे या इसी को ट्रीटमेंट देंगे पहले। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए ही होना चाहिए सबसे पहले, तो ऐसे हो सकता है, होता है, राइट। There are some unit of Indian Union which enjoy very little power. There are areas which are too small to become independent state, but which could not be merged with any existing state. कुछ स्टेट इंडिया में, कुछ जगहें इंडिया में ऐसी भी हैं जिनके पास स्टेट जितनी पावर भी नहीं है, जिनके पास स्टेट जितनी पावर भी नहीं है, उनके ऊपर कौन रूल करता है? उनके ऊपर यूनियन रूल करती है। ये जो अच्छा ये अलग क्यों है फिर, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग इसलिए हैं क्योंकि इनको या तो इनकी डेमोग्राफी इतनी अलग थी कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी अलग थी, या फिर ज्योग्राफिकली ये इतनी दूर थे कि इनको पास वाले स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता था। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली की जो जनता है वो बिल्कुल ही अलग है, वो आसपास के हरियाणा, पंजाब या यूपी में बिल्कुल भी उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है,
दूसरा इसका रीज़न ये है कि दिल्ली को कैपिटल बनाना था, तो कैपिटल के ऊपर कंट्रोल रहे यूनियन का, इसलिए। तो इसी तरह दमन दीव है, दमन दीव छोटे छोटे आइलैंड हैं जो कि गुजरात से थोड़ा दूर हैं, उनको गुजरात में हम मर्ज तो नहीं कर सकते। ऐसे अंडमान निकोबार है जो कि उससे अपने तमिलनाडु से दूर है, तो उसको हम मिक्स तो नहीं कर सकते तमिलनाडु के अंदर, वो दूर है तो दूर ही है, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं है कि उनको स्टेट बना दिया जाए, इतने बड़े भी नहीं है कि स्टेट बना दिया जाए। इसीलिए ये जो इनको क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है ना, ये सारी यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये इनके पास स्टेट जितनी पावर नहीं होती, स्टेट जितनी पावर नहीं होती, और इनको जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो रूल कर रही होती है। ठीक है, अभी आप इतना इसको रीड कीजिए, यहाँ तक वो लाइन टू लाइन मैंने रीड किया है, आप भी इसे रीड कीजिए। कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।